बचपन में जब तुम और तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट तीखे स्नैक्स खाते थे और तुम कहते कि तुम्हारे होंठ जल रहे हैं तो वो बिना कुछ सोचे तुम्हें किस कर लेती थी। उस दिन के बाद से तुम्हें जहां भी दर्द होता वो बस वहीं किस कर देती। हमारे पेरेंट्स एक दूसरे को देखकर हंसते और कहते लगता है आगे चलकर ये रिश्तेदार बनेंगे। लेकिन फिर तुम अपने डैड के साथ विदेश चले गए और कुछ ही वक्त बाद खबर आई कि वो प्राउड और नखरे वाली लेंग चिंगचू अब सिवियर एंड्रोफोबिया का शिकार हो गई है। उसके बाद से कोई भी लड़का उसके करीब नहीं जा सका। उसे छूना तो दूर, उसके पास फटकना भी एक सपना बन गया था। सालों बाद जब तुम अडल्ट होकर वापस लौटे तो तुम्हारे उस क्रेजी डैड ने तुम्हें सीधा चिंचू के अपार्टमेंट के बाहर लाकर छोड़ दिया। अपना हेवी लगेज घसीटते हुए तुमने जोर जोर से दरवाजा पीटा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तुम्हारा गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि मन कर रहा था दरवाजा तोड़ दो, और तुम अनही मन उसे गालियां देने लगे। लेन चिंचू पक्का फिर से बाहर कहीं मजे उड़ा रही होगी। लेकिन इतने सालों बाद मिल रहे थे तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना टेस्ट करूं कि वो मेरी आवाज पहचानती है या नहीं। मैंने उसे कॉल लगाया और फोन उठते ही अपनी आवाज तेज करके चिल्लाया, लेन चिंचू, कहाँ मर गई तुम? तुम्हारा यंग मास्टर वापस आ गया है और तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है, जल्दी बाहर आकर मेरा वेलकम करो। लेकिन दूसरी तरफ से किसी अनजान लड़के की आवाज आई, क्या आप प्रेसिडेंट लेंग को ढूंढ रहे हैं? वो भी बिजी हैं, आप बाद में कॉल करें। और फोन कट गया। मैं उस ब्लैक स्क्रीन को घूरता रह गया और मेरे अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। एक मामूली सा चमचा मेरी कॉल कट करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? गुस्से से मेरा खून खौलने लगा, आंखों में खून उतर आया और दिमाग सुन्न पड़ गया। और ठीक उसी वक्त मैली बार के एक प्राइवेट वीआईपी रूम में लेंग चिंचियो किसी के साथ जमकर शराब पी रही थी। उसके ठीक बगल में एक लड़का बैठा था जो बड़े प्यार से उसके कंधे सहला रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। प्रेसिडेंट लेंग, मुझे लगता है आप नशे में हैं। लेंग चिंचू ने एक हल्की सी हंसी छोड़ी और सोफा पर पीछे की तरफ टिक गई। उसकी आंखों में नशा साफ दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर वही कोल्ड और खौफनाक ऑरा था जो किसी को भी पास फटकने न दे। वो लड़का जिया में था। वो पागलों की तरह लेंग चिंचू के खूबसूरत चेहरे को घूर रहा था। उसके हाथ बेकाबू होकर धीरे से चिंचू के गालों को सहलाने लगे और उसकी आंखों में एक अजीब सी हवस चमक रही थी। जिया में मन ही मन प्लान बना रहा था कि इस परफेक्ट औरत को तो वो हासिल करके ही रहेगा। बस एक बार इसका साथ मिल जाए, फिर तो वो सीधा आसमान छुएगा। उसकी नजरें चिंचू के लाल होठों पर जाकर टिक गईं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वो धीरे धीरे उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा। पूरी दुनिया जानती थी कि लेंग चिंचियो के आसपास अनगिनत हैंडसम लड़के घूमते हैं, लेकिन आज तक कोई भी उसे हासिल नहीं कर पाया। अफवाह तो ये भी थी कि सिर्फ उसका ट्रू लव ही वो इंसान होगा जिसके करीब वो खुद जाएगी। जियामे की वो भारी आवाज कमाल कर रही थी। जियामे की आवाज में एक ऐसा जादू और नरमी थी कि कोई और लड़की होती तो कब की अपना दिल हार बैठती, लेकिन लेंग चिंचू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही उनके होंठ टकराने वाले थे, चिंचू ने अचानक उसे पूरी ताकत से धक्का दे दिया। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। मुझसे दूर रहो। जियामे का मुंह उतर गया, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो फिर से उसके करीब खिसका और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए प्यार से बोला, प्रेसिडेंट लेंग, आप नशे में हैं, मैं आपकी मदद करता हूँ। चिंचू ने चिढ़कर अपनी भौहें सिकोड़ ली और अपने बैग में कुछ ढूंढते हुए एकदम ठंडी आवाज में चिल्लाई, मेरा फोन कहाँ है? तभी उसका असिस्टेंट भागता हुआ आया और दोनों हाथों से फोन आगे बढ़ाते हुए बोला, प्रेसिडेंट लेंग, आपका फोन अभी नीचे गिर गया था तो मैंने इसे अपने पास रख लिया। असिस्टेंट की आंखें घबराहट से इधर उधर भाग रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस अनजान कॉल के बारे में बताए या नहीं। और तभी चिंगचियू का फोन अचानक बजने लगा। स्क्रीन पर एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था और उसने बिना सोचे फोन उठा लिया। मैंने अपने अंदर उबल रहे गुस्से को दबाते हुए फोन पर ऐसी दहाड़ मारी जो सीधा उसके कानों को चीर गई। और मेरी आवाज में एक अजीब सी नफरत और शिकायत थी। लेकिन लेंग चिंचू मेरी आवाज पहचान नहीं पाई और बेहद झुंझलाते हुए बोली, कौन हो तुम? आखिर उसके फैमिली मेंबर्स के अलावा आज तक किसी भी मर्द की हिम्मत नहीं हुई थी उससे इस टोन में बात करने की। उस वक्त उसकी आवाज में सिर्फ घमंड और एक अजीब सा चिड़चिड़ापन था। उसका जवाब सुनकर मैं एक पल के लिए सुन्न रह गया और झटके से पूछा, क्या तुम लेंग चिंचू हो? मेरी बात सुनकर वो जोर से हंस पड़ी और उसका मजाक उड़ाने वाला लहजा सीधा मेरे दिल पर लगा। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? वो बस फोन काटने ही वाली थी कि मैं जोर से चिल्लाया, रुको।
उसकी आवाज़ में मुझे साफ नशा महसूस हो रहा था और ये जानकर मेरे सीने में धधकती आग और भी भड़क उठी। कहाँ हो तुम? मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मेरी आवाज में एक ऐसा हैवी कमांड था जिसे टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगर कोई आम दिन होता तो लेंग चिंगच्यू कब का फोन काट चुकी होती, लेकिन आज न जाने क्यों मेरी आवाज उसे बहुत जानी पहचानी सी लगी और एक अजीब से हिप्नोटिज्म में उसने मुझे अपना एड्रेस बता दिया। मीली बार, वीआईपी रूम 9999। मैं दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, वहीं इंतजार करो, मैं अभी पहुंच रहा हूं। और बिना एक सेकंड बर्बाद किए मैंने फोन कट कर दिया। मैंने तुरंत अपना लगेज अपार्टमेंट के फ्रंट डेस्क पर छोड़ा पलटा और सीधा एक टैक्सी रोककर मेली बार की तरफ निकल पड़ा। उधर लेंग चिंचियो अपना फोन पकड़े एकदम ब्लैंक बैठी थी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा मर्द है जो उसे इस तरह ऑर्डर देने की हिम्मत कर सकता है। वो ख्यालों में ही खोई थी कि जिया में फिर से उसके पास खिसक कर आया और बड़े ही चिपकू अंदाज में बोला, प्रेसिडेंट लेंग, ये किस लड़के का कॉल था? क्या वो आपका नया आशिक है? लेंग चिंचियो ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और चुपचाप सोफा पर पीछे की तरफ सिर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। उसने आराम करने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उसकी हालत देखकर असिस्टेंट तुरंत बाहर भागा और हैंगओवर की मेडिसिन लेकर वापस आया। उसने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ दवा आगे बढ़ाई। प्रेसिडेंट लेंग, आपकी हैंगओवर मेडिसिन। चिंचू जैसे ही उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने वाली थी, जियामी ने झटके से वो दवा छीन ली और एक बेहद अजीब सी ठरकी मुस्कान के साथ बोला, प्रेसिडेंट लेंग, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और यहाँ दूसरी तरफ मेरी टैक्सी बाज स्ट्रीट के पास आकर रुकी। उस फीमेल ड्राइवर ने मेरी तरफ एक बेहद अजीब और ठरकी नजरों से देखते हुए कहा, हैंडसम बॉय मेली बार ठीक सामने है। मैंने जल्दी से कहा, थैंक्स। मेरे अंदर लेंग चिंचू को ढूंढने की आग लगी हुई थी। मैंने झटके से दरवाजा खोला और बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उस ड्राइवर ने मुझे पीछे से टोक दिया, अरे हैंडसम, अभी किराया तो देते जाओ। उसकी बात सुनकर मैं झटके से होश में आया। मेरे कदम वहीं रुक गए और मैंने बिना सोचे समझे उससे पूछ लिया, कितने पैसे हुए? 69 युआन। ड्राइवर ने अपनी कीमत बताई और अब उसकी मुझे देखने की वो अजीब सी नजरें और भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। मैंने अपने सारे पॉकेट्स छान मारे, लेकिन मुझे एक भी कैश नहीं मिला। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी एम्बैरेसमेंट थी और मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ड्राइवर जी, मैं अभी अभी विदेश से वापस आया हूँ और करेंसी एक्सचेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। क्या आप डॉलर्स एक्सेप्ट कर ली? इतना सुनते ही उस ड्राइवर का चेहरा एकदम से सख्त हो गया और उसने सीधा मुंह पर मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ चाइनीज करेंसी चाहिए, चुपचाप पैसे निकालो। अब मेरे पास सच में कोई कैश नहीं था। मेरी भौहें टेंशन से सिकुड़ गईं, लेकिन तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली और एक धांसू आइडिया आया। मैंने अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल चिपकाई और बड़े ही प्यार से बोला, ड्राइवर जी, बस मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं अपने दोस्त से पैसे लेकर अभी वापस आता हूं, पक्का। लेकिन उस ड्राइवर ने एक खौफनाक हंसी छोड़ी और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए सीधा मना कर दिया, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? बिना पैसे दिए भागने का इरादा है क्या? मैं अपनी जगह पर खड़ा गुस्से से पैर पटकने लगा। फिर मुझे एक और आइडिया आया, ठीक है, तो क्या मैं अपनी दोस्त को कॉल करके पैसे यहाँ बाहर मंगवा लूँ, ये तो चलेगा ना? और ये बोलते बोलते मैंने फिर से चिंचू का नंबर डायल कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ बिजी टोन की आवाज आ रही थी। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरा कॉल इग्नोर करे। मेरा चेहरा गुस्से से बिल्कुल काला पड़ गया। मैंने दोबारा कॉल किया, लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं। बहुत बढ़िया लेंग चिंचू, बहुत बढ़िया। मैंने गुस्से से अपने दांत पीसे और अपना हाथ हवा में उठाकर फोन जमीन पर पटकने ही वाला था कि खुद को रोक लिया। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने अपनी आंखें झपकाई और उस ड्राइवर के सामने एक बेचारे बच्चे जैसी शक्ल बना ली। प्लीज मेरी बात मान लीजिए, मैं सच में कोई धोखेबाज नहीं हूँ। एक काम करते हैं, आप मेरे साथ अंदर चलिए, जैसे ही मुझे मेरी दोस्त मिलेगी मैं आपको आपके सारे पैसे दे दूंगा। लेकिन उस ड्राइवर ने बेहद झुंझलाहट के साथ अपना हाथ हवा में लहराया, बकवास बंद करो, मेरे पास तुम्हारे इन नाटकों के लिए टाइम नहीं है, जल्दी से मेरे पैसे निकालो, मुझे और भी पैसेंजर्स को पिक करना है। मैं अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रह गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी उस ड्राइवर ने अपनी आवाज भारी की और मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए गंदी सी नजरों से देखा, या फिर तुम किसी और चीज से अपना ये कर्ज चुका सकते हो। मैं तुरंत अलर्ट हो गया और जल्दी से अपने पॉकेट्स पर हाथ रख लिया। मेरा फोन बिल्कुल नहीं मिलेगा, मुझे अभी कॉल करनी है। मैं मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि 69 युआन के लिए अपना लेटेस्ट मॉडल का फोन देना तो बहुत भारी नुकसान है। तभी उस ड्राइवर ने ठरकपन के साथ अपने होठों पर जीभ फेरी और एक बेहद गंदी मुस्कान के साथ बोली, मुझे तुम्हारा फोन नहीं चाहिए, क्यूटी, बस अपनी इस बड़ी बहन को अपने एब्स छूने दो और तुम्हारा सारा किराया माफ।
ये सुनते ही मेरे दिमाग की नसें फट गईं। अब मुझे समझ आया कि शुरुआत से ही इसकी वो गंदी नजरें मुझ पे क्यों थीं। ये औरत मेरे जिस्म पे नजर गड़ाए बैठी थी। सच में इतनी घिनौनी सोच। तो ये था इसका असली इरादा। कितनी घिनौनी सोच है। मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी और मैं जोर से चिल्लाया, तुम सच में बहुत घटिया औरत हो। लेकिन उस ड्राइवर ने बड़ी बेशर्मी से एक गंदी सी हंसी छोड़ी। सिर्फ एक बार छूने के लिए 69 युआन माफ कर रही हूं। ये तुम्हारे लिए एक लकी डील है, समझे। मैं गुस्से से कांपने लगा। मेरी आंखें अंगारे बरसा रही थी। 69 युआन, अपने इन गंदे सपनों में ही खुश रहो। ये बोलते ही मैंने पूरी ताकत से टैक्सी का दरवाजा धक्का देकर खोला और बिना पीछे मुड़े सीधा मेली बार की तरफ भाग पड़ा। पीछे से वो औरत मुझे गालियां बकती रही, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन मेरी किस्मत खराब। बार के मेन गेट पर ही मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और मजाक उड़ाते हुए बोला, क्या बात है, छोटे नवाब 18 साल के हो भी गए हो या नहीं। मैंने उस ड्राइवर से बचने की जल्दी में कहा, मुझे लैंग चिंगचू से मिलना है। और इससे पहले कि वो गार्ड कुछ समझ पाता, मैं उसके हाथ के नीचे से खिसक कर अंदर घुस गया। लैंग चिंगचू का नाम सुनते ही उस गार्ड की हिम्मत जवाब दे गई और उसने मुझे रोकने की दोबारा कोशिश नहीं की। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि उस गार्ड ने मेरे पीछे भागती हुई उस ठरकी ड्राइवर को वहीं गेट पर रोक दिया। यहाँ एंट्री अलाउड नहीं है। वो औरत गुस्से से पागल हो गई और चिल्लाने लगी, मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे। उस लड़के ने मेरे टैक्सी के पैसे नहीं दिए। उस गार्ड ने एक बेहद अपमानजनक नजरों से उसे देखा और बोला, यहाँ सिर्फ खूबसूरत लड़के और लड़कियों का वेलकम होता है आंटी जी, आप अपने घर जाइए। बार के अंदर पैर रखते ही कान फाड़ देने वाला म्यूजिक और लोगों की चीख पुकार गूंज रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और भारी भीड़ को चीरते हुए आखिरकार रूम नंबर 9999 के सामने जा खड़ा हुआ। अगले ही सेकंड मैंने एक जोरदार लात मारकर दरवाजे को झटके से खोल दिया। मैं अपने दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ा था और मेरी आंखों से सच में शोले बरस रहे थे। लेंग चिंगचू, मेरी उसे एक दहाड़ से पूरे कमरे में श्मशान जैसी शांति छा गई। वहां मौजूद हर एक इंसान की नजरें मुझ पर आकर टिक गईं। सबकी आंखों में खौफ और हैरानी थी। तभी एक हद से ज्यादा मेकअप थोपा हुआ लड़का अपनी कमर मटकाते हुए मेरे पास आया। उसने मुझे बड़ी ही घमंड और मजाक उड़ाने वाली नजरों से देखा और बोला, तुम कौन हुए। हमारी प्रेसिडेंट लेंग का नाम इस तरह खुलेआम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगर उन्हें इम्प्रेस करने का शौक है तो ये घटिया ट्रिक्स आजमाना बंद करो छोटे बच्चे। मैंने एक ही नजर में पहचान लिया कि ये घटिया इंसान जियाम है। वो जैसे ही मेरे करीब आया, उसके सस्ते परफ्यूम की उस भयानक बदबू ने मेरा दम घोंट दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और 2 कदम पीछे हटते हुए उसे एकदम ठंडी आवाज में वार्निंग दी, मुझसे दूर खड़ा रहे। तभी लेंग चिंगचू का असिस्टेंट भागता हुआ बीच बचाव करने आ गया। क्या आप प्रेसिडेंट लेंग को ढूंढ रहे हैं। वो अभी वॉशरूम गई हैं, बस आती ही होंगी। लेकिन जियामे की आंखों में मेरे लिए एक अजीब सी नफरत और जलन थी। उसने ताना मारते हुए कहा, ओ तो तुम हो प्रेसिडेंट लेंग के वो नए खिलौने। एक मासूम सा चेहरा और गठीले बदन के अलावा तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो मुझसे बेहतर है। उसकी इस बात पर उस रूम में बैठी सारी लड़कियां दबी हुई आवाज में हंसने लगीं। कोई भी अंधा इंसान देखकर बता सकता था कि मैं पैदाइशी हैंडसम हूं और ये जिया में सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी और मेकअप का कमाल है। हमारी तो कोई कंपैरिजन ही नहीं थी। लेकिन फिर भी ये बेवकूफ खुद को कोई स्कूल का सुपरस्टार समझ रहा था। मुझे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा नफरत इसी बात से थी कि कोई मेरे शरीर को जज करे। मैंने उसे अपनी खौफनाक नजरों से घूरा और दहाड़ते हुए कहा, अपना ये सड़ा हुआ मुंह बंद रख। अपना बकवास मुंह बंद रख। मैं यहाँ लिंग चिंचू से मिलने आया हूँ, तेरे बाप से नहीं। ये सुनते ही जियामे का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वो पूरी आवाज में चिल्लाया, तेरी औकात क्या है बे, जो तू मुझसे इस टोन में बात कर रहा है। जियामे पहले से ही बुरी तरह भड़का हुआ था, क्योंकि अभी अभी लेंग चिंचू ने उसे धक्का दिया था और ऊपर से उसे मेरे बारे में पता चल गया था। मेरे इस खौफनाक ऑरा और लुक्स ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी थी, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर जलकर राख हो रहा था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे लुक्स में वो हार जाए, पर अपनी एटीट्यूड में वो मुझसे नहीं हारेगा। लेकिन मेरे पास उस कचरे के लिए कोई टाइम नहीं था। मैंने सीधा उस असिस्टेंट की आंखों में आंखें डाली और बेहद अर्जेंटली पूछा, वॉशरूम कहाँ है। मुझे अभी के अभी वहां लेकर चल। वो बेचारा असिस्टेंट ये सुनकर वहीं बुद्ध बन गया और हकलाते हुए बोला, क्या आप लेडीज वॉशरूम में जाना चाहते हैं। मैंने झुंझलाहट के साथ उसे घूरा, तूने ही तो अभी कहा कि वो वॉशरूम में है। अगर वो लेडीज वॉशरूम में है तो मैं उसे ढूंढने मेंस वॉशरूम में तो नहीं जाऊंगा ना। जी जी बिल्कुल, इधर से आइए।
असिस्टेंट डर के मारे अपना सिर हिलाते हुए झुक गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक भी शब्द और बोले, और वो तुरंत मुझे वॉशरूम का रास्ता दिखाने लगा। जिया मैं ये देखकर गुस्से से पागल हो गया कि मैंने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। वो बिजली की रफ्तार से मेरे पास आया और चीखते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? ओए, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ, बहरा है क्या? और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने गुस्से में अपना हाथ बढ़ाया और पीछे से मेरे बाल पूरी ताकत से मुट्ठी में जकड़ लिए। मेरे सिर की नसों में एक भयानक दर्द दौड़ गया। मैं दर्द से तड़प उठा और दांत पीसते हुए गुर्राया, मेरे बाल छोड़ दे। लेकिन जिया में एक बेहद घटिया और खौफनाक हंसी हंसा। उसने अपनी मुट्ठी और कसते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा। क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? बोल क्या कर लेगा? मेरे सिर में भयंकर दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल किया और अपने दांत कस लिए। मैंने बिना पीछे मुड़े अपना हाथ पलटा और सीधा जिया मे की पैंट के बेल्ट को पकड़कर पूरी ताकत से नीचे खींच दिया। जिया मे के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और उसने झटके से मेरे बाल छोड़कर अपने दोनों हाथों से अपनी इज्जत बचाई। उसकी इस बेवकूफ़ी भरी और शर्मनाक हालत को देखकर पूरे कमरे में जोरदार हंसी गूंज उठी। जिया मे की आंखें गुस्से से बाहर आ रही थीं। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने पूरे घमंड के साथ अपनी गर्दन ऊंची की और बिना किसी डर के उसे चैलेंज किया, जब चाहो आ जाना, मैं यहीं हूं। और ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा खुला। एक बेहद ठंडी और नशीली सी आवाज कानों में पड़ी। ये सब क्या तमाशा चल रहा है? ये जानी पहचानी आवाज सुनते ही मैं झटके से पलटा। मेरे अंदर का वो सारा गुस्सा और ज्वाला एक साथ बाहर आ गई। लिंग चिंचू। मुझे यहाँ देखकर लिंग चिंचू पूरी तरह सुन्न रह गई। उसने अपनी आंखें बड़ी की और हैरानी से चिल्लाई, मुबाइचुअन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखा और मेरे चेहरे पर एक खौफनाक और ठंडी सी मुस्कान आई। वाह लिंग चिंचू, मतलब तुम्हें अभी भी याद है कि मैं कौन हूँ? मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने अपना हाथ उठाया और सीधा उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा। पूरे कमरे में मौजूद हर एक इंसान की सांसें गले में अटक गईं। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो प्रेसिडेंट लेंग पर हाथ उठा सके। लेकिन लेंग चिंचू की रिफ्लेक्सेस बिजली से भी तेज थीं। उसने पलक झपकते ही मेरी कलाई हवा में पकड़ ली। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी और वो बेहद प्यार से बोली, क्या हुआ? अभी तो वापस आए हो और इतना गुस्सा? उसकी आवाज में रत्ती भर भी गुस्सा नहीं था, बल्कि वो मुझे किसी छोटे बच्चे की तरह मना रही थी। ये नज़ारा देखकर कमरे में खड़े हर इंसान के होश उड़ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की? मैंने गुस्से से अपना हाथ झटकते हुए छुड़ाया। तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने जो जो झेला है ना, तुम सोच भी नहीं सकती। मेरी इस बदतमीजी पर भी लेंग चिंचू बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उसकी आंखों में मेरे लिए बेशुमार प्यार झलक रहा था। ये सब देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या सच में ये वही खूंखार और बेदर्दी क्वीन प्रेसिडेंट लेंग है? लेंग चिंचू ने बड़े प्यार से मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मेरे बिखरे हुए बालों को देखकर आशिकाना अंदाज में अपनी बाहें उठाते हुए बोली, मुंह बैचवान, तुम्हारा ये हेयर स्टाइल तो सच में बहुत यूनिक है। क्या आजकल विदेशों में ये कबूतर के घोंसले वाला हेयर स्टाइल फैशन में चल रहा है? मैंने उसे एक जहरीली नजर से घूरा और अपना सिर घुमाकर उस घटिया जियामे की तरफ देखते हुए कहा, यह सब तुम्हारे इस प्यारे से नन्हे बॉयफ्रेंड की मेहरबानी है। लेंग चिंचू ने एक बेहद मासूम बच्ची की तरह अपनी आंखें झपकाईं। लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे तो अभी पता चला कि तुम वापस आ गए हो। मैं अपनी ठुड्डी उठाकर जिया मे की तरफ इशारा किया। मेरी आवाज में एक भयानक शिकायत थी। खुद ही पूछ लो इससे, तुम्हारा ये पालतू कुत्ता तो बहुत ही खतरनाक है। मैं यहाँ तुम्हें ढूंढने आया और इसने बिना कुछ सोचे मुझ पर हमला कर दिया, मेरे बाल नोच लिए। सच में लेंग चिंचियो, तुम्हारी चॉइस बहुत ही घटिया है। पिछले 10 सालों से ज्यादा का हमारा बचपन का साथ था। मेरी एक एक बात के पीछे का दर्द वो एक सेकंड में समझ गई। उसने तुरंत अपनी गर्दन घुमाकर जियामे को देखा और उसकी आवाज में एक ऐसी भयानक ठंडक थी जो किसी की भी जान ले ले। तूने इसके बालों को हाथ लगाया? इतनी हिम्मत तुझे किसने दी? लेंग चिंचियो की उन खौफनाक नजरों को देखकर जियामे की रूह कांप गई और वो हकलाते हुए अपनी सफाई देने लगा। प्रेसिडेंट लेंग, ये लड़का हद से ज्यादा बदतमीज है। इसने सरेआम आपका नाम लिया, मुझे गुस्सा आ गया और मैं। लेंग चिंचू ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज में इतनी खौफनाक ठंडक थी कि कोई भी इंसान जम जाए। अगर वो मेरा पूरा नाम लेता है तो इसमें तेरा क्या जाता है बे? तुझे बीच में बोलने का हक किसने दिया? मैं उसे प्यार करती हूँ और वो मुझे जिस नाम से चाहे बुला सकता है।
तेरी औकात नहीं है कि तू उसके और मेरे बीच में अपनी ये सड़ी हुई जबान खोले। लेंग चिंगचू की ये बातें सुनकर मेरे दिल का सारा गुबार, सारा गुस्सा एक झटके में पिघल गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन दूसरी तरफ जियामे का चेहरा सदमे से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। इतने सालों से वो लेंग चिंगचियो के पीछे कुत्तों की तरह घूम रहा था, लेकिन उसने आज तक उसे किसी के लिए इतना पागल नहीं देखा था। आखिर क्यों मुझ में ऐसा क्या था जो मैं उसके लिए इतना खास बन गया? जियामे की आंखें लाल हो गईं और उसने घड़ियाली आंसू बहाते हुए रोने का नाटक शुरू कर दिया। मुझे मुझे सच में नहीं पता था कि आप दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता है। मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती है। लेंग चिंचू को मर्दों का रोना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने बेहद घिन खाते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे भी अब ये सब बहुत बोरिंग लग रहा था। मैंने सोचा था कि कोई बड़ा तमाशा देखने को मिलेगा, लेकिन इसके रोने धोने ने सारा मजा ही खराब कर दिया। मैंने लेंग चिंचू की तरफ एक तीखी नजर से देखा और एकदम कड़क आवाज में बोला, ये तुम्हारा कचरा है, इसे तुम खुद साफ करो। और अगर तुमने इसे आसानी से जाने दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेन चिंचू ने जियामी की तरफ एक खौफनाक और बेदर्दी भरी नजर से देखा। उसकी आवाज में रत्ती भर भी रहम नहीं था। अब तू ही बता, इस गलती की क्या सजा देनी चाहिए? लेंग चिंचू की वो नजरें देखकर जियामी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो समझ चुका था कि आज खून बहाए बिना वो यहां से जिंदा बाहर नहीं जा सकता। उसने अपने दिल पर पत्थर रखा, अपना हाथ हवा में उठाया और एक जोरदार थप्पड़ खुद के गाल पर जड़ दिया। वो रोते रोते गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी गलती है। मेरी आंखें अंधी हो गई थीं जो मैंने आपके मेहमान को नहीं पहचाना। ये बोलते ही उसने सटासट खुद को दो और जोरदार थप्पड़ मार लिए। उसका रोना और गिड़गिड़ाना बिल्कुल असली लग रहा था। कमरे में गूंजती उन थप्पड़ों की कड़क आवाज सुनकर भी किसी को उस पर तरस नहीं आया। और उस घटिया इंसान को इतनी दर्दनाक और बेचारी हालत में देखकर मेरे दिल को काफी सुकून मिला और मेरा गुस्सा शांत होने लगा। बस कर, अपने ये नाटक बंद कर अब, मैंने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। मुझे उसे एक सेकंड भी और बर्दाश्त नहीं करना था। मेरे इतना बोलते ही जियामे के हाथ रुक गए और वो अपनी आंसुओं भरी आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधा लेंग चिंचू की तरफ मुड़कर बोला, चलो यहां से घर चलना है। लेंग चिंचू ने कमरे में मौजूद लोगों की तरफ हाथ हिलाया और एक बेहद ठंडे अंदाज में बोली, तुम लोग अपना पार्टी कंटिन्यू करो, मैं जा रही हूँ। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। वो पलटी और अपने असिस्टेंट से बोली, मेरा फोन दो मुझे। असिस्टेंट ने तुरंत पूरे रिस्पेक्ट के साथ फोन आगे बढ़ा दिया। प्रेसिडेंट लेंग, ये रहा आपका फोन। और उस फोन को देखते ही मेरे अंदर उस टैक्सी ड्राइवर की वो सारी भयानक यादें ताजा हो गईं। मैंने झटके से अपना हाथ आगे बढ़ाया और फोन छीनने के लिए झपटा। लेंग चिंचू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे न पहचानने की? तुम्हारी वजह से मुझे बिना पैसों के टैक्सी लेनी पड़ी और ऊपर से तुम मेरा कॉल भी नहीं उठा रही थी। फेंक दो इस कबाड़ा फोन को। लेकिन लेंग चिंचू की रिफ्लेक्सेस कमाल की थीं। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचकर फोन छिपा लिया। उसने मुस्कुराते हुए मेरे हाथों में अपनी बाहें डाली और मुझे बाहर की तरफ खींचते हुए ले जाने लगी। अरे शांत हो जाओ, मेरे जंगली बिल्ली कमरे में इतना शोर था, मुझे सच में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन तुम अचानक बिना बताए वापस क्यों आ गए और इतनी रात को मुझसे मिलने क्यों आए? वो अचानक मेरे कानों बिल्कुल करीब आई। उसकी सांसों की वो गर्माहट मुझे महसूस हो रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे प्यार में पागल हो चुके हो और सीधा मुझे प्रपोज करने के लिए ही यहाँ उड़े चले आए? मैंने झटके से अपना सिर उठाया, उसे एक खौफनाक नजर से घूरा और पूरी ताकत से अपने पैर से उसकी उन महंगी हाई हील्स को कुचल दिया। अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाओ महारानी। आज रात मेरा मूड बहुत खराब है, मुझसे पंगा मत लेना। लिंग चिंचू दर्द के मारे सिसक उठी, लेकिन उसके चेहरे पर रत्ती भर भी गुस्सा नहीं था, बल्कि वो मुस्कुराते हुए मेरे बिखरे बालों को अपने हाथों से संवारने लगी। उसकी आंखों से मेरे लिए प्यार और परवाह छलक रही थी। बार से बाहर आते ही लिंग चिंचू अपने उसी पुराने आशिकाना अंदाज में आ गई। उसने अपना हाथ मेरे कंधों पर रखा और मुझसे चिपकते हुए बोली, अब बताओ भी आखिर बात क्या है? मैंने झुंझलाते हुए अपनी आंखें घुमाई। दरवाजा खुलवाना है मुझे। मेरे पास तुम्हारे अपार्टमेंट की चाबियां नहीं है, वरना मुझे क्या शौक है यहाँ धक्के खाने का? लेंग चिंचू के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे पर एक गहरी कंफ्यूजन थी। मेरा घर, लेकिन मेरे मॉम और डैड तो वहीं है। तुम बस एक कॉल कर लेते, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? मैंने अपनी बची खुची बर्दाश्त भी खो दी और पूरी झुंझलाहट के साथ चिल्लाया,
मैं तुम्हारे उस बैचलर अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वरना मुझे यहाँ तुम्हारे पास आने की क्या बीमारी थी? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये सुनते ही लेंग चिंगचू के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने झटके से अपने दोनों हाथों से मेरे कंधों को कसकर पकड़ लिया। वो शक भरी नजरों से मुझे घूर रही थी, उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और उसकी आंखें मुझसे बच रही थीं। तुम मेरे अपार्टमेंट क्यों जा रहे हो? इतनी रात को वहां रहने का क्या मतलब है? तुम हमारे पुराने वाले घर में क्यों नहीं रुक जाते? वो जितना सोच रही थी उसकी घबराहट उतनी ही बढ़ रही थी, जैसे उसे लगने लगा था कि उसके साथ कोई बहुत बड़ा खेल हो गया है। उसकी इस डरी हुई हालत को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं जोर से हंस पड़ा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और मजे लेते हुए कहा, लगता है तुम्हें अभी तक कोई खबर नहीं है, हमारी मॉम्स ने तुम्हारा सौदा कर दिया है। घबराओ मत, अब हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं, कोई भी भाग नहीं सकता। लेंग चिंचू के माथे पर गहरी लकीरें खिंच गईं। उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि वो टूट ही जाए। उसकी आवाज में एक भयानक बेचैनी थी। तुम मुझे सीधा सीधा सब सच बताओ। मैंने अपना गला साफ किया, मैं बस उसे हमारे एक साथ लाइव इन में रहने की खुशखबरी सुनाने ही वाला था। आज से हम दोनों। मेरे मुंह से बात पूरी भी नहीं निकली थी कि अचानक एक खौफनाक आवाज ने हमें चौंका दिया। वो वही टैक्सी ड्राइवर औरत थी जो पूरी गुंडागर्दी के साथ हमारी तरफ आ रही थी। उसने मेरी नाक पर अपनी उंगली रखी और चीखते हुए भी, ओए कमीने, जल्दी से मेरे पैसे निकाल। मैंने उस ठरकी औरत की आंखों में देखा, उसके वो गंदे इरादे मुझे याद आ गए और मेरे चेहरे पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे पैसे मांगने यहाँ तक आ गई? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? उधर लेंग चिंचू मेरी बात सुनने के लिए बेताब थी, लेकिन इस औरत ने आकर सारा सस्पेंस खराब कर दिया। चिंचू का खूबसूरत चेहरा पल भर में बर्फ की तरह जम गया। उसने अपनी कातिल नजरों से उस औरत को घूरा और दहाड़ते हुए पूछा, कौन हो तुम? उस औरत ने लेंग चिंचू के महंगे कपड़ों और एटीट्यूड को देखा। वो तुरंत समझ गई कि ये कोई बहुत रईस हस्ती है। उसके हाव भाव पूरी तरह से बदल गए और वो कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए बोली, अरे मैडम जी, बात ऐसी है, ये हैंडसम लड़का मेरी टैक्सी में बैठ कर आया था और बिना पैसे दिए ही यहाँ से भाग गया। इस लड़के ने मेरी टैक्सी से यहाँ तक का सफर किया और बिना मुझे मेरा किराया दिए भाग आया। तो मैडम जी, क्या आप मुझे मेरा पैसा देंगी? मेरे होठों पर एक बेहद खौफनाक और शैतानी मुस्कान आई थी। मैंने एक एक लफ्ज चबाते हुए कहा, ड्राइवर जी, क्या आपने अभी अभी मुझसे ये नहीं कहा था कि अगर मैं आपको अपने ऐप छूने दूंगा तो आप मेरा सारा किराया माफ कर देंगी? ये सुनते ही उस औरत के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपने लगी। उसने घबराहट में एक झूठी हंसी हंसने की कोशिश की। उसकी नजरें इधर उधर भाग रही थीं। उसने अपने दोनों हाथ हवा में हिलाते हुए सफाई दी, गलतफहमी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अरे क्यूटी, तुमने मुझे गलत सुन लिया, मैं तो बस ये कह रही थी कि अपना कोई सामान यहाँ गिरवी रख दो। मैं उसके उस झूठे चेहरे को घूरता रहा। गलतफहमी, उसकी वो ठरकी नजरें और वो गंदी बातें मैं इतनी जल्दी कैसे भूल सकता हूँ? मेरी ये बात सुनते ही लेंग चिंगच्यू ने एक झटके में मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें मेरी उस पतली सी शर्ट पर जाकर टिक गईं और अगले ही सेकंड उसकी आंखों में मौत नाचने लगी। उस औरत को लगा कि वो हमें बेवकूफ बना लेगी और उसने बेशर्मी से कहा, मेरा किराया 980 युआन हुआ है। मैं गुस्से से पागल हो गया। 980 युआन? अभी तो 69 बोल रही थी। मैं उसे गंदी गालियां देने वाला था कि अचानक लेंग चिंचियो ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे रोक लिया। उस बचपन के किस्से की तरह जब वो मेरे हर दर्द पर किस करती थी, आज भी वो मेरी ढाल बनकर खड़ी थी। 980। लेंग चिंचियो के चेहरे पर एक बेहद शांत और जानलेवा मुस्कान आ गई और अगले ही सेकंड बिना कोई वार्निंग दिए उसने हवा में अपना पैर उठाया और एक खौफनाक लात सीधा उस औरत के चेहरे पर दे मारी। उसने उस लेडी ड्राइवर को जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। ड्राइवर दर्द से चीख उठी और जमीन पर लौटने लगी। वो चिल्लाने लगी, देखो देखो, इसने मुझे मारा, कोई बचाओ, पुलिस को बुलाओ। लेंग चिंगच्यू ने उसकी तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ मारना? वो तो बहुत बोरिंग है। क्या ख्याल है आज किसी का खून करके खेलें? ये कहते हुए उसने तुम्हारी तरफ देखा और एक शरारती मुस्कान दी, जैसे ये कोई मजेदार गेम हो। तुम समझ गए कि वो सिर्फ उस ड्राइवर को डर रही है, लेकिन तुम इतने थके हुए थे कि तुम्हें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुमने उबासी लेते हुए कहा, जल्दी करो यार, मुझे घर जाकर सोना है। तभी बार के सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच गए। ड्राइवर को लगा कि अब वो बच जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीदें तब टूट गईं जब उसने देखा कि वो सब लेंग चिंगच्यू के सामने झुककर बड़ी इज्जत से बोल रहे हैं, मिस लेंग, क्या हुआ? क्या हमें इसे हैंडल करना चाहिए? जमीन पर पड़ी ड्राइवर का चेहरा सफेद पड़ गया।
उसे समझ आ गया कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। वो गिड़गिड़ाने लगी, माफ कर दीजिए मिस लैंग, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दीजिए। आपने मुझे मार ही दिया है तो अब हिसाब बराबर कर लेते हैं प्लीज। लिंग चिंचू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सिक्योरिटी से कहा, ये औरत मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, वो भी तुम्हारे गेट के सामने। अब तुम देख लो उसका क्या करना है। ये बार रईस घर के लड़कों का अड्डा था और यहाँ का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, इसलिए वो ऐसे शिकायतों को सीरियसली लेते थे। मिस लैंग, आप बेफिक्र रहिए, हम इसे देख लेंगे। इतना कहकर गार्ड्स ने उस ड्राइवर को घसीटकर एक गली की तरफ ले गए जहां से उसकी चीखें सुनाई देने लगी। तभी वैले पार्किंग वाला लिंग चिंचू की शानदार स्पोर्ट्स कार लेकर आया। उसने तुम्हें कार में धक्का देकर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। इंजन की गूंज उठी और कार बिजली की रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। तुम कार के इंटीरियर को छूते हुए बोले, वाह, ये तो बहुत महंगी कार है। तुम तो बड़ी खर्चीली लड़की निकली। अमेरिका में मैंने बहुत गाड़ियां देखी हैं, पर ये सुपर कार कम से कम कुछ करोड़ों की तो होगी ही, है ना? लिन चिंचो ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा नहीं, बस कुछ ही करोड़ों की है। तुमने उसे घूर कर देखा और चिढ़ाते हुए कहा, कुछ करोड़ों की? अगर इतनी सस्ती है तो थोड़े करोड़ मुझे भी दे दो खर्च करने के लिए। लेंग चिंचू ने एक हाथ से ड्राइविंग करते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम्हारे बाबा के पास भी बहुत पैसा है, उनसे जाकर मांगो। तुमने मुंह बनाया और उसे कंजूस कहा। जल्द ही तुम दोनों उसके लग्जरी अपार्टमेंट पहुंच गए। जैसे ही उसने कार अंडरग्राउंड पार्किंग में रोकी, उसने देखा कि तुम गहरी नींद में सो चुके हो। ओए चुआन, घर आ गए, जल्दी उठो। मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें गोद में उठाकर ऊपर ले जाऊं। ये सपना देखना छोड़ दो। उसने तुम्हें जगाने की कोशिश की, पर तुम टस से मस नहीं हुए। उसे लगा शायद तुम सच में सो गए हो। आधी रात बीत चुकी थी और उसे याद आया कि तुम 1:02 की फ्लाइट लेकर आए हो और जेट लैग की वजह से तुम्हारी हालत खराब है। सच में मैं ही तुम्हारी कर्जदार हूँ, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वो कार से उतरी, दूसरी तरफ आई और तुम्हें सहारा देकर बाहर निकाला। लिफ्ट के शीशे में उसने तुम्हारी मासूम सी शक्ल देखी और बस अपना सिर हिलाकर रह गई। आखिरकार वो तुम्हें अपार्टमेंट के अंदर ले आई और गेस्ट रूम में लिटा दिया। उसने बड़े प्यार से तुम्हारे ऊपर कंबल ओढ़ा दिया और खुद कपड़े लेकर नहाने चली गई। 10-15 मिनट बाद जब वो नहाकर बाहर निकली तो अचानक तुम उसके सामने आ गए और उससे टकरा गए। वो बुरी तरह डर गई। ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें पता था कि मैं नहा रही हूं इसलिए यहाँ छिपकर बैठे थे? उसने मजाक में कहा। उसने नीचे देखा कि तुम अभी भी आधे होश में हो, आंखें ठीक से खुली भी नहीं है। क्या तुम नींद में चल रहे हो? तुमने हकलाते हुए कहा, बहुत गंदा लग रहा है, मुझे नहाना है, बहुत बेचैनी हो रही है। ये कहते हुए तुम अपने कपड़े उतारने की कोशिश करने लगे। लेंग चिंचू की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत तुम्हारे हाथ पकड़े। रुको, तुम इस हालत में कैसे नहाओगे? तुम तो होश में भी नहीं हो। उसने तुम्हें अपनी बाहों में थाम लिया और तुम्हारे कंधों को पकड़कर सीधा खड़ा करने की कोशिश की। वो सोच रही थी कि तुम्हें जगाए या नहीं। इतनी नींद आ रही है तो सो जाओ ना, नहाने की जिद क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें सफाई का भूत सवार है? तभी तुमने अपना एक हाथ उसके सीने पर रख दिया। वो अभी अभी नहाकर निकली थी तो उसका शरीर थोड़ा गीला और ठंडा था। उसकी त्वचा से नहाने वाले साबुन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। लेन चिंचू, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? तुमने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, जैसे तुम्हें उस एहसास की लत लग गई हो। तुम बार बार उसके बदन को छूने लगे। कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा और। लेन चिंचू अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे अपने फिगर पर गर्व था, पर इसका मतलब ये नहीं था कि तुम उसे कहीं भी छुओ। बस करो, होश में आओ पहले। उसने तुम्हारे छोटे हाथों को पकड़ा और तुम्हारी ठुड्डी पकड़कर तुम्हें हिलाया ताकि तुम जाग सको। देखो, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, बहुत चिपचिपा लग रहा है, मुझे नहाना ही पड़ेगा। तुम मुंह फुलाकर बड़बड़ाने लगे और उसका हाथ झटक कर बाथरूम की तरफ बढ़ने की कोशिश की। लेन चिंचू हैरान थी कि नींद में भी तुम्हें रास्ता कैसे याद है। उसने पीछे से तुम्हारी कॉलर पकड़ी और तुम्हें अपनी तरफ खींचा। क्या सच में नहाना जरूरी है? उसने दोबारा पूछा। तुमने सिर हिलाया। बिना नहाए नींद नहीं आएगी। लेंग चिंचू ने झुंझलाकर कहा, अगर नहाना है तो पहले होश में आओ। इस हालत में तुम बाथरूम में गिर सकते हो। बचपन में भी तुम बाथटब में सो गए थे और डूबने वाले थे, याद है? एक बार तो ये उसके घर पे हुआ था, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तभी उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। वो दरवाजे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, ओए छोटे भाई, क्या ख्याल है मैं तुम्हारी नहाने में मदद कर दूं? बचपन में जब भी तुम्हें कहीं दर्द होता वो वहीं किस कर देती थी। आज वो तुम्हें चिढ़ा रही थी। मजाक कर रही हो या सच में ठरकी हो रहे हो?
तुमने अचानक उसके करीब आकर पूछा। तुम्हारी आंखों में एक चमक थी। क्या हुआ? अब पता चला कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, उसने इतराते हुए कहा। तुमने उसे धक्का दिया और कहा, हटो, अब मैं थक गया हूँ, मुझे नहाने दो। पर उसने अपनी दो उंगलियां तुम्हारी आंखों के सामने घुमाई और पूछा, बताओ ये कितनी है? तुमने उसका हाथ झटक दिया और कहा, दो। मैं अब पूरी तरह होश में हूं। वो मान गई कि तुम जाग चुके हो, पर फिर उसने एक ऐसा सवाल किया कि तुम सन्न रह गए। ना तो लोगे, पर बदलोगे क्या? तुम तो अपना सारा सामान नीचे ही छोड़ आए हो। क्या नहाने के बाद फिर से यही गंदे कपड़े पहनोगे? तुम्हें अचानक याद आया, अरे हाँ, मेरा लिच कहाँ है? तुम लिविंग रूम की तरफ भागे, पर उसने पीछे से आवाज दी, मैं तुम्हें लेकर आई हूँ, तुम्हारा सामान नहीं। सामान तो नीचे गार्ड के पास है। तुम्हें अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आई, धत तेरे की। मैं तो भूल ही गया था। तुम नीचे भागने लगे, पर उसने तुम्हें रोक लिया। रुक जाओ, मैं उन्हें ऊपर भेजने के लिए कह देती हूँ, जल्द ही गार्ड तुम्हारा सामान देगा। तुम सामान लेकर कमरे में जाने ही वाले थे कि अचानक रुक गए और दरवाजे के सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ इशारा किया। एक काम करो, इसमें मेरा फिंगरप्रिंट्स भी डाल दो ताकि मैं जब चाहूं आ जा सकूं। लेंग चिंचू ने हाथ बांधकर सीधे मना कर दिया। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना एक्सेस क्यों दूं? तुमने भी उसी की तरह हाथ बांधे और सीना तनकर कहा, क्योंकि आज से मैं यहीं रहने वाला हूं। उसने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी। किसने कहा कि तुम यहाँ रहोगे? क्या मैंने तुम्हें परमिशन दी? तुमने कंधे उचकाए और कहा, तुम्हारी माँ ने कहा है। अब समझी कि वो तुम्हें कैसे फंसा रही हैं। तुम्हारी माँ चाहती है कि हम दोनों साथ रहें। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? सगाई? ये क्या बकवास है? वो हैरानी में तुम्हें देख रही थी, पर तुम अब थक चुके थे। मुझसे मत पूछो, अपनी माँ से पूछो। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुमने अपना सामान घसीटा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वो दरवाजा पीटती रही, मुबाचवान। बाहर निकलो, सब सच सच बताओ। थोड़ी देर बाद तुम कपड़े लेकर बाहर आए, दरवाजे पर टिककर खड़े हुए और बोले, देखो, अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, कल बात करते हैं, ओके? और तुम सीधा बाथरूम की तरफ निकल गए। अगली सुबह तुम अपनी मर्जी से सोकर उठे। बाहर से कुछ आवाजें आ रही थीं, तो तुम धीरे धीरे बाहर आए। तुमने आंखें मलते हुए सोफे पर छलांग लगाई और चिल्लाए, लेंग चिंचू, भूख लगी है, नाश्ता कहाँ है? वो किचन काउंटर पर आराम से बैठी थी और वहीं से बोली, कोई नाश्ता नहीं है। भूख लगी है तो खुद बाहर जाकर खरीद लो। ये सुनकर तुम टूट गए। क्या? नाश्ता नहीं है? मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तुम सोफे पर पैर पटकते हुए छोटे बच्चे की तरह रोने का नाटक करने लगे। उसे तुम्हारी इन हरकतों की आदत थी। फ्रिज में दूध और स्नैक्स हैं, खुद देख लो। खाने के बाद मेरी माँ तुम्हें लेने आएंगी। जैसे ही तुमने खाने का नाम सुना, तुम सोफे से नीचे गिरे और सीधा फ्रिज की तरफ भागे। वापस। मैंने कल रात कहा था ना, अब से मैं यहीं रहूंगा। तुम खुद ही दूध और सेब निकाल कर खाने लगे, जैसे वो तुम्हारा ही घर हो। वो तुम्हें ठंडी नजरों से देख रही थी और बोली, मैं इस सगाई के लिए कभी हाँ नहीं बोलूंगी। तुमने बेफिक्र होकर कहा, तो ये बात अपने मम्मी पापा और दादाजी को बताओ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। वैसे तुम्हारी माँ ने कहा है कि इस वीकेंड तुम्हें घर आना है, वो सब समझा देंगी। तब तुम न चाहते हुए भी हाँ कह दोगी। अब वो और इंतजार नहीं कर सकती थी। वीकेंड छोड़ो, मैं तुम्हें आज रात ही घर ले जाकर सब साफ कर दूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुमने कंधे उचकाए। सेब खत्म करने के बाद तुम तैयार होने लगे। तुम कॉलेज जा रही हो ना? रुको, मैं भी ब्रश करके आता हूँ, साथ चलेंगे। वो हैरान रह गई, तुम मेरे साथ कॉलेज आओगे? तुमने बाथरूम के दरवाजे से झांकते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज से मेरा ट्रांसफर तुम्हारे ही कॉलेज में हो गया है। लेंग चिंचू का दिमाग फटने लगा था। तुम मजे में गाना गाते हुए अंदर चले गए। न चाहते हुए भी उसे तुम्हें कॉलेज ले जाना पड़ा। जैसे ही कॉलेज का गेट पास आया, तुम चिल्लाए, रुको रुको, मुझे यहीं उतार दो। वो उलझन में थी, अभी गेट नहीं आया है, तुम यहाँ क्यों उतर रहे हो? तुम कार से कूद गए और हाथ हिलाते हुए बोले, मुझे तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाना, बहुत बवाल हो जाएगा। मैं नाश्ता लेकर आता हूँ भाई। वो तुम्हें वहीं छोड़कर कार लेकर चली गई। तुम एक केक की दुकान पर गए। वेटर ने आखिरी केक पैक किया, पर फिर माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सर, ये केक पहले ही बिक चुका है। उसने काउंटर की तरफ इशारा किया जहां एक लड़की खड़ी थी। तुम उसके पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही वो पलटी, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक बहुत बड़ी सुंदर लड़की थी, बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हें पसंद है। तुमने तुरंत कहा, सुनिए, क्या आप ये केक मुझे दे सकती हैं? उसने बड़े प्यार से पूछा। जी कहिए, क्या बात है? उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ गई।
तुम अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाए क्योंकि वो लड़की न केवल खूबसूरत थी बल्कि उसकी आवाज़ भी जादुई थी। तुमने रिक्वेस्ट की, वो, ये आखिरी केक है और मैंने नाश्ता नहीं किया है, प्लीज़ दे दीजिए ना। पर वो नहीं मानी और बोली, माफ़ कीजिए, ये मैंने किसी और के लिए लिया है, मैं नहीं दे सकती। तुम्हें पक्का यकीन हो गया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले जा रही है। कितनी कैरिंग लड़की है, ऐसी लड़कियां आजकल कहाँ मिलती हैं। तुमने मन ही मन सोचा, हालांकि उसने मना कर दिया था, पर वो तुम्हारी नज़रों में और भी स्पेशल हो गई। तुमने एक ठंडी आ भरी और केक काउंटर की तरफ मुड़ गए, पर तभी उसने पीछे से कहा, सॉरी, पर मैंने सुना है कि यहाँ का चेस्टनट केक भी बहुत अच्छा है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। तुम्हें लगा कि वो कितनी दयालु है। ठीक है, मैं वही लेता हूँ, तुमने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने केक लिया और फिर दौड़कर उसके पास पहुंच गए। तुम्हें लगा कि अगर उसका बॉयफ्रेंड है भी तो कम से कम एक इंटेलिजेंट दोस्त तो मिल ही जाएगी। तुमने हिम्मत जुटाकर पूछा, हेलो, क्या तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ती हो? मैं आज ही यहाँ ट्रांसफर होकर आया हूँ। तुम्हारी मासूम मुस्कान देखकर वो मना नहीं कर पाई और बोली, हाँ मैं भी वही हूँ। तुम उसके साथ साथ चलने लगे। तुमने पूछा, तुम कौन सी क्लास में हो? उसने कहा, 12th स्टैंडर्ड। तुमने फिर से एक आ भरी, मैं तो शायद 11th में हूँगा, पक्का नहीं पता। वो हैरान हुई, तुम्हें अपनी क्लास भी नहीं पता? तुमने शर्माते हुए सिर खुजलाया, दरअसल मैं अमेरिका से वापस आया हूँ, वहां मैं 10th में था, पर मैं बचपन से ही बहुत होशियार हूँ, तो शायद मुझे 11th में डाल दिया जाएगा। तुम मन ही मन हिसाब लगाए थे कि लेंग चिंगचू की माँ पक्का तुम्हें उसी की क्लास में रखेंगी। तुम्हारी बातें सुनकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, इतना आसान नहीं है, यहाँ की पढ़ाई बाहर से बहुत अलग और मुश्किल होती है। बातें करते करते तुम कॉलेज गेट पर पहुंच गए, पर वहां गार्ड ने तुम्हें रोक लिया। तुम अंदर नहीं जा सकते, क्लास शुरू होने वाली है और आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। तुमने समझाने की कोशिश की, अरे मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, आज मेरा पहला दिन है। और गार्ड तुम्हारी एक नहीं सुन रहा था और तुम्हें शक की नजरों से देख रहा था। तुम बहुत चिढ़ गए और सोचने लगे कि क्या लेंग चिंगचू का नाम लेना पड़ेगा। तभी उस लड़की ने कहा, ये सच बोल रहा है, इसका आज पहला दिन है और इसे ऑफिस में रिपोर्ट करना है, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। गार्ड ने उसे पहचान लिया और बोला, ओ, तुम तो वैन वान हो, ठीक है, तुम्हारे कहने पर इसे जाने देता हूँ। वैन वान ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा, पर तुम खुश नहीं थे। तुम्हें बुरा लगा कि तुम्हें किसी की मदद की जरूरत पड़ी, वो भी तब जब तुम खुद को इतना हैंडसम और कूल समझते हो। तुमने वैन वान से कहा, शुक्रिया, पर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। तुमने अपना फोन निकाला और सीधा लेंग चिंचियो को कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ से उसकी थकी हुई आवाज आई, हाँ अब क्या हुआ? तुमने कहा, मुझे गेट पर गार्ड ने रोक लिया है, वो मान ही नहीं रहा कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ। ये सुनकर लेंग चिंचियो हंसने लगी, जिससे तुम्हें और भी गुस्सा आ गया। वो हंसना बंद नहीं कर रही थी, पर जब उसने तुम्हारी रोनी आवाज सुनी तो उसने हंसना बंद किया और कहा, ठीक है, रोना बंद करो, मैं अभी सब ठीक करती हूँ। और तभी तुम्हें फोन के पीछे से एक लड़के की आवाज सुनाई दी। वो ऐसी आवाज थी जिसे सुनकर कोई भी लड़की फिदा हो जाए। तुमने शक के साथ पूछा, तुम किसके साथ हो? बचपन में जब भी तुम्हें दर्द होता वो तुम्हें चुप कराती थी, और आज यहाँ तुम मुसीबत में हो और वो वहां लड़कों के साथ मजे कर रही है। तुम्हें बहुत बुरा लगा और तुमने गुस्से में फोन काट दिया। वैन मान ने फिक्र के साथ पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तुम गुस्से में लाल पीले हो रहे थे, पर 1 मिनट के अंदर ही गार्ड का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखते ही गार्ड के पसीने छूट गए। उसने झुककर फोन उठाया और फिर तुम्हारी तरफ हैरानी से देखा। फोन रखने के बाद गार्ड का व्यवहार 180 डिग्री बदल गया। वो चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, सॉरी सर, बड़ी गलती हो गई, आप अंदर जा सकते हैं, प्रिंसिपल साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम अकड़ के साथ अंदर चले गए। वैन वान भी तुम्हारे पीछे आई और हैरानी से पूछने लगी, प्रिंसिपल, आखिर तुम हो कौन? तुमने मुस्कुराते हुए एक उंगली अपने होठों पर रखी और कहा, सीक्रेट, जब हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे तब बताऊंगा। उसने एक हल्की मुस्कान दी और तुम्हें परखते हुए बोली, क्या तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। तुम थोड़े हैरान हुए, पर फिर और भी खिलकर मुस्कुराए। मुझे पता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और बहुत सुंदर भी, तो जाहिर है तुम्हारे पीछे लड़कों की लाइन लगी होगी। ये कहते हुए तुम लेंग चिंचियो के उस गुस्से को भूल गए। उसने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं इंटेलिजेंट हूँ? तुमने अपनी भौहें उचकाकर जवाब दिया, क्योंकि मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ, एक नजर में पहचान लेता हूँ। वैसे यहाँ गार्ड तुम्हें इतना मान क्यों दे रहे थे? क्या तुम बहुत फेमस हो?
उसने बस इतना कहा, हाँ शायद। तुम इससे खुश नहीं हुए और कुरेदने लगे किस तरह फेमस, पढ़ाई में या पूरे कॉलेज में नंबर वन हो। मुझे लगता है दोनों ही, है ना? पर उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। पढ़ाई तो ठीक है, पर फेमस होने की वजह कुछ और ही है। तुम हैरान हुए, इतनी सुंदर होकर भी तुम यहाँ की ब्यूटी क्वीन नहीं हो। फिर तुम्हें अचानक कुछ याद आया और तुम बोल पड़े, रुको, कहीं यहाँ की ब्यूटी क्वीन वो लैंग चिंगचियो तो नहीं? उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं और वो रुखी आवाज में बोली, तुम उसे जानते हो? तुमने उसके बदलते मूड पर ध्यान नहीं दिया और बड़े उत्साह से पूछने लगे, सुना है कि यहाँ बहुत चलती है और उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। तुम भी यहाँ की विंड एंड क्लाउड फेमस हो तो उसे जानती ही होगी। उसने और भी रूखेपन से कहा, जानती हूँ पर हम दोस्त नहीं हैं। उसने तुम्हारी तरफ देखते हुए पूछा, सुना है वो बहुत सारे लड़कों को डेट करती है, जो भी उसे हैंडसम लगता है वो उसे हासिल कर लेती है। क्या तुम भी उसे पसंद करते हो? तुमने चिढ़कर कहा, बिल्कुल नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करता। ये सुनकर उसे थोड़ी हैरानी हुई और वो तुम्हें गौर से देखने लगी, ये देखने के लिए कि क्या तुम सच बोल रहे हो। सच में। उसने तुम्हें बहुत गहराई से देखा और पाया कि तुम्हारी आंखों में लेंग चिंचू के लिए वो दीवानगी या वैसी चमक नहीं थी जो अक्सर दूसरे लड़कों में होती है। तुम्हारी आंखों में उसके लिए कोई खास आकर्षण न देखकर उसे यकीन हो गया कि तुम सच बोल रहे हो। तुमने अपनी आंखें घुमाई और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। मुझे उस टाइप की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मुझे चुनना हो तो मुझे लगता है कि तुम उससे कहीं बेहतर हो। आखिर उसमें ऐसा है ही क्या? बस अमीर और खूबसूरत ही तो है, पर उसका स्वभाव कितना खराब है। जो भी उसे पसंद करेगा उसकी तो शामत आ जाएगी। ये कहते हुए तुम मन ही मन अपनी जीभ निकाल रहे थे, क्योंकि तुम जानते थे कि अगर लैंग चिंगचू ने ये सुन लिया तो तुम्हारा खेल खत्म। तुम बस पीठ पीछे ही उसकी बुराई कर सकते थे, क्योंकि उसने तुम्हें कॉलेज गेट पर अकेला छोड़ दिया था और तुम काफी चिढ़े हुए थे। उसने पहली बार किसी को लेंग चिंगचू के बारे में ऐसा बोलते सुना था। वो तुम्हें ऐसे देख रही थी जैसे तुम किसी दूसरे ग्रह से आए हो। तुम्हारी उस चिढ़ी हुई शक्ल को देखकर वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तुम्हारी उस नफरत भरी शक्ल ने उसे हंसने पर मजबूर कर दिया। तुम सच में बहुत दिलचस्प हो। तुमने अपनी आंखों में एक शरारत भरी चमक लाई और मौका देखकर अपना इंट्रो दिया। वैसे मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गया। मुझे पता है तुम्हारा नाम वैन वान है, बहुत ही प्यारा नाम है। मेरा नाम मुबाचुआन है। तुम मुझे प्यार से चुआन बुला सकती हो, मुबाचुआन। तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और जैसे तुम दोनों के बीच की झक एक पल में गायब हो गई। तुमने तुरंत अपनी बात आगे बढ़ाई, मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मैं कौन सी क्लास में हूँ। तुम अपनी क्लास बताओ ताकि मैं बाद में तुमसे मिलने आ सकूं। मैं अभी अभी विदेश से आया हूँ और स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानता, तो क्या जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हारी मदद ले सकता हूँ। तुम बस उसे सच्ची दोस्ती करना चाहते थे। इतनी खूबसूरत और होशियार टॉपर लड़की से दोस्ती करने का मौका तुम छोड़ना नहीं चाहते थे। तुम्हारा सबसे बड़ा शौक ही नए दोस्त बनाना था, और अगर वो काबिल और होशियार हों तो और भी बढ़िया। उसने सिर हिलाकर हाँ कहा, ठीक है, मैं 12th के सेक्शन ए में हूँ। तुमने चारों तरफ देखा, पूरा कैंपस खाली पड़ा था क्योंकि सब अपनी क्लासेस में थे। तुमने उससे कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास के लिए लेट नहीं करूंगा। मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जाकर रिपोर्ट करना है। फ्री होकर तुमसे मिलता हूँ, बाय बाय। तुम एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तरफ बढ़ गए। वो तुम्हें पीछे से जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी कि एक नया स्टूडेंट सीधा प्रिंसिपल को रिपोर्ट करने जा रहा है। इसका मतलब तुम्हारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आमतौर पर नए स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या क्लास टीचर के पास जाते हैं, सीधा प्रिंसिपल के पास नहीं। उसने ज्यादा नहीं सोचा और अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। उधर प्रिंसिपल ऑफिस में तुम्हारा जोरदार स्वागत हुआ। प्रिंसिपल साहब तुम्हारी खातिरदारी में लग गए। तुम्हारे लिए ड्रिंक्स और फ्रूट्स मंगवाए गए। तुम सोफे पर पैर चढ़ाकर इंतजार कर रहे थे कि तभी एक सख्त मिजाज की महिला टीचर कमरे में दाखिल हुई, जिन्होंने काले रंग का चश्मा पहना था। प्रिंसिपल सर, आपने मुझे क्यों बुलाया? उन्होंने बड़ी इज्जत से पूछा। प्रिंसिपल साहब ने अपना रुतबा झाड़ते हुए तुम्हारा परिचय दिया। ये हमारे नए स्टूडेंट हैं, मुबाचुआन। मुबाचुआन अमेरिका के एक बहुत बड़े रईस स्कूल से आए हैं और इनका रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। मैंने इन्हें एस क्लास स्पेशल क्लास में डालने का फैसला किया है। आप इन्हें अपनी क्लास में ले जाइए और इनका पूरा ख्याल रखिए। ये हमारे स्कूल के सबसे खास स्टूडेंट हैं, समझ गई आप? वो टीचर प्रिंसिपल की बातों का मतलब अच्छी तरह समझ गई और तुरंत मान गई। प्रिंसिपल साहब खुद तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने आए। जल्द ही तुम टीचर के साथ अपनी क्लास के बाहर पहुंच गए। तुमने क्लास बोर्ड पर लिखा देखा, 11th एस क्लास। तुम्हें थोड़ी हैरानी हुई, क्या मैं 12th में नहीं हूँ? टीचर ने समझाया, मुबाचुआन, अमेरिका में भी तुम 10th ग्रेड में थे, इसलिए प्रिंसिपल ने तुम्हें 11th में रखा है। यहाँ की पढ़ाई वहां से तेज है।
अगर तुम सीधा 12th में जाओगे तो तालमेल नहीं बिठा पाओगे। तुमने मन ही मन सोचा